नमस्कार, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। आज हमारे साथ है औराई विधानसभा के पूर्व विधायक जो कि 2010 से 2015 के बीच विधायक रह चुके हैं। इस बार वो फिर से उम्मीदवार बन रहे हैं बीजेपी के। आज हम उनसे ख़ास बातचीत करेंगे, उनकी क्षेत्र की जो भी समस्या है उन मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फॉर सिटीज़न में। सर, हम टू द पॉइंट आते हैं। हमारे पास कुछ सवालात हैं सर। पहले तो आप अपनी पिछली राजनीतिक करियर के बारे में बताइए, जिसमें आपने क्या क्या कार्य किया है। 2010 से 2015 के बीच आप यहाँ के विधायक रह चुके हैं। उस कार्यकाल में कौन से कार्य किए गए हैं, कौन से कार्य नहीं किए गए हैं, जनता को पहले आप ये बताइए सर। निश्चित रूप से मैं विगत 2010 से 2015 तक मैं विधायक था और मैं जब औराई की राजनीति में जब पैर रखा हमने और 2009 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला था। उस समय मैं जदयू के टिकट पर चुनाव 1 साल के लिए उपचुनाव लड़ा था। जब मैं औराई में गया तो औराई की जो स्थिति और परिस्थिति थी, मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ की जनता आपको बताएगी कि वहाँ पैदल भी लोग नहीं चल पाते थे, वहाँ बैलगाड़ियाँ भी नहीं चलती थी। आज कहीं घर में बिजली नहीं था, कहीं भी रोड पुल पुलिया नहीं था, लेकिन 2010 से और 2015 के बीच में मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ कम से कम आज बैलगाड़ी नहीं, मोटर कार चल रहा है, ऑटो रिक्शा चल रहा है, 4 चक्के की गाड़ी चल रही है। वहाँ पर पूरे औराई विधानसभा क्षेत्र में पूरे औराई की मैं बात करता हूँ। जब भी मैं बात करूँगा तो पूरे औराई का बात करूँगा, क्योंकि 2 प्रखंड मेरे यहाँ आता है, कटरा और औराई। 42 पंचायत का हमारा ये विधानसभा क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से औराई विधानसभा में मैंने 5 सालों में जो काम किया है, उसी काम के आधार पे भी वर्तमान विधायक जी का समय काल कट रहा है, क्योंकि बिजली भी मैं ही लगवाया हूँ, रोड भी मैं ही बनवाया हूँ, पुल पुलिया मैं ही बनवाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ माइक पे बोल रहा हूँ। निश्चित रूप से आप दावे और गारंटी के साथ कि 3 से 4 बड़े पुल, जो 3 करोड़ से ऊपर के लागत का पुल का मैंने निर्माण कराया, जैसे आपको राजघाट, बगची, जोंकी और जगहों पर भी चकभकदा का जो पुल बना हुआ मेरा ही पास कराया हुआ। उसके अलावे 25 से लेकर के 35 पुल पुलिया, छोटे और बड़े पुल का मैंने निर्माण कराया 25 लाख से 50 लाख की लागत से, जो कम्युनिकेशन लोगों का जुड़ा। ऐसे भी गांव थे जहां बेटी का बारात दरवाजे पर लड़का वाले लोग गाड़ी पर चढ़ के नहीं पहुंचते थे और लड़के को लोग साइकिल, रिक्शा और गोद में बैठा के शादी करने ले जाते थे। वैसे गाँवों को भी मैंने 4-4 पुल पुलिया दे करके, रोड दे के मैंने उसको जोड़ने का काम किया है। पूरे 42 पंचायत में सिर्फ 10 पंचायत में बिजली था जो ढिबरी की तरह जलता था। निश्चित रूप से उन सभी 42 पंचायत में हमने अपने फंड से भी, उस समय जब विधायक थे तो जहाँ एसएल कंपनी था वहाँ अपने विधायक फंड से काम नहीं होता था, जैसे कटरा में काम नहीं हुआ। औराई के अंतर्गत मैंने 10 पंचायत को 1 करोड़ रुपया दे करके हमने बिजली लगवाने का काम किया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री जी जब अपने गद्दी पर आसीन हुए तो निश्चित रूप से हर घर को बिजली मिला है और हर खेत को भी बिजली मिलने जा रहा है। सर, लोकसभा का चुनाव, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था। तो क्या इस बार बिहार में कुछ काम किए गए हैं? जो सरकार, वर्तमान की सरकार है, उसने अभी कुछ काम किया है क्या? ये जो चुनाव होगा हमारा विधानसभा का, इसमें बिहार के काम को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा या फिर देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? सबका साथ, सबका विकास, मेरा ये नारा है। और निश्चित रूप से हमने विकास किया है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो देश में हो, चाहे दुनिया में हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट पर एनडीए की सरकार ने इस काम को विगत 15 वर्षों से, 10 वर्षों से, 6 वर्षों से सेंट्रल से लेकर बिहार तक काम किया है। इसको दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं, क्योंकि आज 15 साल पहले आप आते तो औराई में क्या स्थिति थी। और औराई तो छोड़ दीजिए, जिला मुख्यालय मधुबनी, सीतामढ़ी लोग नहीं जाया करते थे ट्रैक्टर पर, बैलगाड़ी तो छोड़ दी, ट्रैक्टर पर नहीं जा पाते थे, ये स्थिति थी। तो विकास तो हुआ है। और चेहरे की बात आपने कहा है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार के चेहरे नहीं हैं, हमारे देश के चेहरे नहीं हैं, विश्व के चेहरे हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और चेहरा तो हमारे यहाँ अनेकों हैं, ऐसा चेहरा तो किसी के पास नहीं है। क्षेत्रीय दल लिमिटेड कंपनी है, परिवार में सिमटा हुआ, चाहे वो मायावती हो, ममता बनर्जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे जितने भी लोग हों,
उनके परिवार के अलावा कुछ है ही नहीं। ये हमारा तो परिवार और पूरा भारत परिवार है, पूरा बिहार परिवार है। हम जात की राजनीति नहीं करते, हम जमात की राजनीति करते हैं। और पूरे 135 करोड़ जनता की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिसका जीता जागता गवाह है ये कोरोना महामारी के अंदर जिन्होंने दिया है। किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लोगों को नहीं, पूरे समाज के लोगों को, पूरे जमात के लोगों को, पूरे परिवार के लोगों को एक एक रुपया खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से गया है। वही राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ 15 रुपया मिलता है, हमारे प्रधानमंत्री 1000 रुपया भेजते हैं और 1000 रुपया मिलता है। सर मेरा सवाल था कि इस बार का जो चुनाव लड़ा जाएगा वो बिहार के मुद्दों पर, बिहार के काम जो बिहार में किया गया है और नहीं किया गया उसके आधार पर लड़ा जाएगा या देश के वज़ीर आज़म के चेहरे पर लड़ा जाएगा? बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जो देश के लिए करते हैं वो बिहार के लिए भी करते हैं। बिहार भी देश के अंदर ही आता है। निश्चित रूप से उनका भी जो दिया हुआ काम है वो भी मुद्दा हमारा रहेगा। और हमारे बिहार सरकार ने जो किया है काबिले तारीफ़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी ने जो यह काम को ज़मीन पे जो उतारा है, हर रोड बनवाने का काम, पुल पुलिया बनवाने का काम, बिजली लगवाने का काम, लोगों को राशन देने का काम, तमाम सरकारें हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है और निश्चित रूप से आगे भी करती रहेगी। 15 वर्ष की सरकार अब तक बिहार में रह चुकी है। बिहार में कुल कितने उद्योग धंधे लगे हैं, कितने कारखाने लगे हैं, इसका कोई ब्यौरा है आपके पास? क्योंकि लोग जो है हमारे बिहार से लोग अलग अलग राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। बशर्ते हमारा जितना 29 राज्य है सब हमारे भारत का भाग है, लेकिन अलग अलग राज्यों में हमारे देश, हमारे भारत के लोग, हमारे बिहार के लोग जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक गिरी नज़र से देखा जाता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और ये वैश्विक महामारी कोरोना के कारण अब इसका महत्व और बढ़ जाएगा। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि इंडस्ट्री के बारे में कहा है तो उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा बरौनी में खाद कारखाना बंद था जिसको चालू किया गया है। वैसे बहुत सारे कारखाने चालू हो गए हैं और होने वाले हैं। उसके अलावे कृषि आधारित, क्योंकि यह देश जो है 85% कृषि पर आधारित है, बिहार और सबसे ज़्यादा। तो निश्चित रूप से हमारे जो नौजवान थे, जो किसान का बेटा था वो किसानी नहीं करना चाहता था, जो मजदूर का बेटा था मजदूरी करना नहीं चाहता था। मजदूरी करता है लेकिन अपने खेत में, अपने खलिहान में, अपने गांव में नहीं करना चाहता है। जाके दिल्ली, बम्बे, पटना, बनारस और महाराष्ट्र में करता था। लेकिन आज उस लड़के, उस नौजवान को यह एहसास हो रहा है, उस किसान को एहसास हो रहा है कि सबसे सुंदर गाँव हमारा गाँव है, सबसे बेहतरीन गाँव हमारा गाँव है, हमारा राज्य है। आज सभी लोग अपने घर आ गए हैं और लोग नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए। लेकिन एक हॉबी बन गया था लोगों को कि आज राम सूरत जी बाहर चले गए तो बगल वाले कहते थे कि आप भी चले जाइए बाहर, 10 रुपया कमा के लाइएगा। लेकिन उससे ज़्यादा मजदूरी अपने यहाँ है, उससे ज़्यादा काम है। और सरकार ने अभी तत्काल लेबरों के लिए मनरेगा के तहत काम देने का काम किया है और भी प्लानिंग चल रहा है। कृषि आधारित कैसे किसानों को लाभ मिले, कैसे उसका बेनिफिट ज़्यादा मिले, कैसे लागत कम हो, कैसे बेनिफिट बढ़े, सरकार इस पर योजना रोड मैप भी बना रही है। और भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर के किसान को लाभ देने के लिए हमको लगता है कि बहुत बड़ा योजना सब बन रहा है, जिससे कि आने वाला समय में किसान, मजदूर, लेबर को ये लाभ मिलने वाला है। सर बिहार में दूध कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना हमारे पास, दूध उद्योग हमारे बिहार में बहुत होता है। लेकिन इसका चीज़, अगर पनीर बनवाना हो, ये सब चीज़ें किसी और जगहों पर जाकर बनता है, हमारे बिहार से अलग किसी राज्य में बनता है। इस पर मतलब जो चीज़ हमारे बिहार में हो रहा है उसका उद्योग धंधा हमारे बिहार में क्यों नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं, बिहार में नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, बिहार में भी है। अगर हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारे पास अगर 500 कुंटल दूध हो रहा है, हमारा खपत अगर 400 कुंटल का है, 100 कुंटल दूध बाहर बेचेंगे हम, बाहर के लोग ले जाएंगे, बाहर वो चीज़ जाएगी क्योंकि कच्चा माल है, उसको अधिक दिन हम रख नहीं सकते हैं। तो ये आप नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ नहीं बनता है, हमारे यहाँ ही बनता है। हमारे छोटे छोटे लोग कुटीर उद्योग के माध्यम से बहुत सारे हम मित्र हैं जो हमारे काम कर रहे हैं। और दूध की बात आपने पूछा है तो दूध से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं और हम लोग पूर्ववर्ती अपने पूर्वजों के कारण आज भी दूध से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से एक चीज़ कह सकते हैं कि सही दाम नहीं मिलता है। आपने क्वेश्चन राइज किया है तो काम चल रहा है, लेकिन किसानों को, किसान अब ये नहीं कि सिर्फ दूध ग्वाला ही पालते हैं, भैंस की जानवर। अब किसान में सभी जातियां हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे अगरा हो, चाहे पिछड़ा हो। किसान के सबसे बड़ा ज़मीन पर जो काम किया जा रहा है, फसल का दाम अधिक मिले, लागत हो, लेकिन एग्रीकल्चर में ये भी आता है। तो सरकार इस पर भी काम कर रही है, पशुपालन पर भी काम हो रहा है, लेकिन इसका और भी अधिक रेट होने से किसान को रोज़गार मिलता। इसका एक व्यवस्था बनना चाहिए जो माननीय
हम लोगों ने कृषि मंत्री जी से और अपने सुशील कुमार मोदी जी से बात भी हमारी हुई है, तो बोले इस पर भी हम लोग आगे आने वाले समय में काम करेंगे और जिससे कि बड़ा डेयरी उद्योग बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का रेट मिल सके और लोगों को लाभ मिल सके। सर, हमारे देश में कुल 29 राज्य हैं और 29 राज्य में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है शिक्षा व्यवस्था में हमारा बिहार। इसका कारण क्या है सर? पिछड़ा हुआ अब जो कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में खास तौर से अति पिछड़ा हुआ था, पिछड़ा में आए हैं और अग्रे की श्रेणी में जाने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज से ठीक 15 साल पहले हमारे विद्यालय में बच्चे नहीं जाया करते थे। हमारे विद्यालय में वहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा गेहूँ, मकई, गाय, भैंस रखा जाता था। आज कम से कम हर विद्यालय में रखा जाता था। विद्यालय में आज से 15 साल पहले। आज भी मैं बता देना चाहता हूँ कि व्यवस्था सुदृढ़ हुआ है और मजबूत होने की आवश्यकता है। तो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का फोकस है और निश्चित रूप से अभी जो वैश्विक महामारी के कारण स्वास्थ्य पर लोगों का अधिक ध्यान गया है, निश्चित रूप से व्यवस्था बदला है। और मुजफ्फरपुर के अंदर, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, इसलिए मुजफ्फरपुर के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। माननीय मंगल पांडे जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो बिल्कुल एक एक क्षण, एक एक पल ज़मीन पर काम करने का काम करते हैं। और कल मैं खुद मेडिकल में गया था 4 महीने के बाद, मैंने देखा कि नज़ारा बदला हुआ है, सब चीज़ व्यवस्थित है, सब साफ़ सफाई है, सभी चमचमा रहा है और लोग भी आ रहे हैं। मैं भी अपना इलाज करा के आया हूँ, अच्छे लोग भी अब इलाज कर। पहले हॉस्पिटल में गाय भैंस इलाज कराता था। अब मतलब शिक्षा में सुधार हुआ है और होगा। तरफ से एक ही तरफ से गाड़ी आ रही है, कुछ एक ही तरफ से गाड़ी जा रही है, तो रोडों का मतलब एक संगठित रूप से काम नहीं किया गया। निश्चित रूप से काम किया जा रहा है। कुछ विवाद चल रहा है, जहां आप देख रहे हैं कि सिंगल फेज एक ही लेन चालू है, वहां पर ज़मीन किसानों के द्वारा अधिग्रहण किया गया, लेकिन किसान को कहना है कि हमको ये मुआवजा इस रेट में मिलना चाहिए। सरकार का कुछ नियम कानून है जो कि सबको शिथिल किया गया इस बार। ये 4-5 सालों से चल रहा है समस्या। सीतामढ़ी रोड में है, हाजीपुर रोड में है, ये दरभंगा रोड में भी था। दरभंगा रोड का शॉर्ट आउट हो गया हुआ है और सीतामढ़ी हाजीपुर टू सोनवर्षा तक जो रोड बन रहा है NH-77, जिसमें मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया था, माननीय ललन कुमार जी पथ निर्माण मंत्री उस समय थे, तो वो सब चीज़ अभी माननीय रणछोड़ यादव जी मंत्री हैं और माननीय नितिन गडकरी जी हैं, दोनों लोगों बैठ करके एक व्यवस्था बनाया गया है कि किसान का जो मुआवजा है उसको अब जितना मांग उतना दे करके उसको ज़मीन लेके उस पर काम शुरू भी हो गया। और कल मैं पटना भी गया था, जहाँ जहाँ काम बंद था, जैसे सराय में, काम चालू भी हो गया। विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को ख़त्म हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव कैसे करवाया जाएगा और आप अपने क्षेत्र में किस तरह से चुनावी प्रचार कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये काम चुनाव आयोग का है, लेकिन हम लोग राजनीतिक दल हैं। हाँ। सब लोगों ने सुझाव दिया है कि यह चुनाव एक फेज में हो। एक दूसरा कि जहां 1000 वोटर जिस बूथ पर हैं उसको 2 भाग में बांट दिया जाए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग के यहाँ भी 311 बूथ है, हो सकता है अगर इस तरह से बूथ बांटा जाए तो 400 प्लस बूथ हो जाएगा हमारा। और हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो हम लोग क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर दिए हैं। यानी टोटल सरकार का जो गाइडलाइन है, 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं बैठाते हैं चेयर पे। उसके बाद हर लोगों को हम मास्क भी सबको दे भी रहे हैं कि मास्क लगाइए। पहले सैनिटाइज़र भी रखते हैं हम लोग, सैनिटाइज करा करके मास्क लगा करके उनको बैठाते हैं। बैठाने के बाद तब अपनी बात को हम लोग अवेयरनेस, अभी हम लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस, जागरूकता फैला रहे हैं कि आप कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये 3 दवा ही है, अभी कोई दवा नहीं निकला है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हाथ का सफाई करना और दूरी बना के रखना। मास्क लगाइए, गमछा लगाइए, दुपट्टा लगाइए, जो भी लगाना हो, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये महामारी अभी समाप्त नहीं होने वाला है और महामारी बढ़ने वाला है। इसी बीच में चुनाव आने वाला है, तो हम सब लोग एक साथ जम करके नहीं बैठे, दूरी बना के बैठे, इसका ध्यान रखें। आप अपने क्षेत्र में किस तरह से चुनाव प्रक्रिया चला रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया? निश्चित रूप से मैं अभी सघन रैली नहीं कर रहा हूँ और निश्चित रूप से होने वाला भी नहीं है। तो हम लोग अब एक सिस्टम बना रहे हैं जो बन गया है प्रदेश लेवल, अपने लेवल पर भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया, वर्चुअल रैली, जूम ऐप के माध्यम से लॉजिक सिस्टम लगा करके यहाँ से हर अपने बूथ के लोगों को, पार्टी के लोगों को हम लोग कांटेक्ट करेंगे। सर, आपके औराई विधानसभा क्षेत्र में मैं कई जगहों पर गया था इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि लाइब्रेरी की बहुत दिक्कत है। छात्र वहाँ के नौजवान बोलते हैं कि मुझे लाइब्रेरी चाहिए, लाइब्रेरी की बहुत दिक्कत है आपके क्षेत्र में। निश्चित रूप से लाइब्रेरी की आवश्यकता के साथ साथ डिग्री कॉलेज की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारी बेटियाँ, बहनें आज अपने मुजफ्फरपुर
क्षेत्र में रहते हुए भी, औराई मुजफ्फरपुर में है, लेकिन औराई और मुजफ्फरपुर की दूरी 65 किलोमीटर है, सीतामढ़ी की दूरी 40 किलोमीटर है, दरभंगा 30-40 किलोमीटर है। यानी हमारी बेटियां जो +2 पास कर जाने के बाद डिग्री की मान्यता के लिए उसको दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर आना पड़ता है। तो सबसे पहले वहाँ डिग्री कॉलेज हो जाए और लाइब्रेरी भी साथ में हो जाए। जब कॉलेज होगा तो लाइब्रेरी भी हो जाए। भावी प्रधानमंत्री राहुल जी कह रहे हैं कि इस समय देश में अलग अलग कोनों में महामारी फैला हुआ है, इसमें मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं, एकदम शांत बैठे हैं, साइलेंट बैठे हुए हैं और आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं। जैसों को तैसा, टिट फॉर टैट, जो खुद बैठा दूसरे को कहता बैठा है। तो आप ये सवाल अगर हमसे करते हैं तो हम तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के हम जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो लोग तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी का बड़ाई कर रहे हैं। आम जनता से इसको अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जी बैठे हैं कि सोए हैं कि जगह हैं, कि इटली में है कि फ्रांस में है कि अपने किस दुनिया में जगे हुए हैं, वो तो आम जनता आपको बताएगी, बेहतर जवाब देगी। इनके जवाब को देना, दिल्ली पैदल जाना, दोनों बराबर। आपकी पार्टी पेट्रोल डीजल का इतना कीमत बढ़ा रखा है जिसके खिलाफ तेजस्वी यादव के सारे कार्यकर्ता एवं वो खुद रोडों पर उतरे हैं और साइकिल चला रहे हैं, मतलब ऐसी व्यवस्था आपने कर रखी है। तेजस्वी यादव जी अनमैच्योर्ड नेता है, पॉलिटिकल लोग नहीं है, पारिवारिक लोग हैं। पिताजी के विरासत पर आज राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पाँव में छाले नहीं पड़े हैं। उनको जब जगह हैं तो उनको हलवा मिला है। लालू जी को हलवा मिला था, हम लोग भी हलवा खा के जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए राजनीति में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी परिपक्व नहीं है। और डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, तो अगर हमसे पूछा जाए और कहा जाए, एक डीजल पेट्रोल का दाम 50 पैसे 60 पैसे अगर बढ़ रहा है, 2 रुपया बढ़ रहा है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या माननीय मोदी जी के कोई अपना परिवार है या कोई उनका अपना फैक्ट्री चलता है जिसमें पैसा भेज रहे हैं? नहीं। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को ये भी उजागर करना चाहिए, कहना चाहिए, माननीय मोदी जी आपको धन्यवाद, आप 22 रुपये का गेहूँ 2 रुपये में बेच रहे हो, 35 रुपये का चावल आप 3 रुपये में बेच रहे हो, 50 रुपये मिट्टी तेल का आप 15 रुपये में बेच रहे हो। ये कौन, कहाँ से पैसा आता है? ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज घर घर पैसा जा रहा है, घर घर 5 महीने का अनाज मुफ्त मिल रहा है, ये क्यों नहीं बोलते आप हो? ये सरकार की अपनी व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार का कोई अपना निजी खजाना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम जब चाहेंगे नोट छाप के बांट देंगे। ये अर्थव्यवस्था। डीजल पेट्रोल का लगातार 19 दिनों से रेट बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं लोग, किसान जो गरीब लोग हैं, उनको तो इस पर प्रभाव पड़ रहा है ना, उनके आर्थिक व्यवस्था पर। और इस समय लोग कोरोना महामारी में ना कमा रहे हैं, कोई भी ऐसी उनके पास रिसोर्स है नहीं कि कहीं से संसाधन उनके पास वो पैसे कमाए। ऐसी परिस्थिति में लोग कहाँ से पैसे लाएंगे सर? निश्चित रूप से पैसा कमाना और पैसा बांटना और व्यवस्था बांटना सरकार का काम है। पैसा कोई विदेश से फंडिंग नहीं आता है, इसी अर्थव्यवस्था से पैसा लेना है, इसी को मजबूत करना है। और मैं आपको कह दूं, किसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तत्काल अभी, क्योंकि जितना भी पटवन हो रहा है सब डीजल से नहीं होकर के बिजली से हो रहा है, जुताई हो रहा है निश्चित रूप से, तो किसान को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अभी जो कोरोना महामारी में आज 4-5 महीने से जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के पास जो आय का स्रोत है उस पर सरकार ध्यान दे रही है, फिर ला करके आपके बीच पहुंचा रही है। सर, आप अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताइए, जो आपने शुरुआत कहाँ से की थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। निश्चित रूप से हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ के विगत आजीवन मुखिया, पूर्व प्रमुख, उप प्रमुख सब रहे, बाजार समिति के चेयरमैन रहे। हमारे भाई आज भी मुखिया हैं और हमारी वाइफ भी यहाँ की प्रमुख थी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष थी। हम व्यवसाय करते थे। निश्चित रूप से जब हमारे पिताजी वृद्ध हुए तो लोगों ने कहा कि आप रामस्वरूप जी को राजनीति में दीजिए, हम लोग इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो समाज के लोगों ने कहा, हमने पिताजी से कहा भी कि मुझे मत राजनीति में भेजिए। पिताजी ने मुझे समझाया और बोला कि आप खुद नहीं जाना चाहते हो, लेकिन जब आम जनता, समाज के लोग जब खोजे तो जाना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि आपको हमको चाहिए, इसलिए आपको राजनीति में जाना चाहिए, और राजनीति समाज से बड़ा कोई काम नहीं होता है। तो इसी आधार पे हमने राजनीति से 2009 में जदयू से ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद मुझे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने जब औराई में घूमा तो मुझे लगा कि औराई शायद मेरे ही भाग्य में लिखा था कि इसको मजबूत और व्यवस्थित करना है, और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। मैं किसी नेता, किसी पूर्व विधायक पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जब औराई जब आप जाएंगे, घूमेंगे, पूछेंगे लोगों से,
तो 2009 के पहले कोई व्यवस्था ही नहीं था। 2009 यानी 10 तक भी नहीं बन पाया, क्योंकि चुनाव हारने के बाद। और जब मैं 10 से लेकर 15 तक रहा तो हमने पूरे क्षेत्र को मोटरेबल किया। मोटरेबल करने के लिए सबसे पहले जो लोगों के द्वारा रंगदारी मांगा जाता था, बांध नहीं बनता था, तो हमने सबसे पहले बांध बनवाया। बांध बनने के कारण लोग औराई का 80% लोग सेफ्टी हो गए। और वहाँ रोड पुल पुलिया जो बन रहा है, आप सामने नज़र पड़ रहा है। और तब हमने बिजली लगवाया, रोड का काम किया, पुलिया का काम किया। तो बीजेपी से सीट हुआ, बीजेपी से हम विधायक हुए और आज मैं बीजेपी में हूँ। अब निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, अभी आज पूर्व विधायक हैं और आगे भी मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतूंगा।